हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी पहुंचे, जहां लघु सचिवालय परिसर रेवाड़ी में आयोजित शिलान्यास समारोह में उप मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। डीसी यशेंद्र सिंह सहित जिला प्रशासन की ओर से उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें सुलखा से रेवाड़ी वाया भाड़ावास जाटुवास तक 7 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नई सड़क का निर्माण कार्य, राजगढ़ से आसरा का माजरा भदोज तक 1 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य, कासोली से पेथनवास तक सड़क का 1 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य सहित अन्य कार्य शामिल हैं। नांगल चौधरी क्षेत्र के गांव जैनपुर की पहाड़ी पर पत्थर खिसकने से हुए हादसे की जांच के लिए जिला प्रशासन की ओर से मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। यह टीम एसडीएम मनोज कुमार की अध्यक्षता में काम करेगी और अपनी रिपोर्ट डीसी को देगी। इसमें डीएसपी नरेंद्र सांगवान, बीडीपीओ प्रमोद कुमार और तहसीलदार को शामिल किया गया। फिलहाल जिला प्रशासन का मुख्य फोकस घटनास्थल पर पहुंचकर संभावित घायलों को ढूंढने पर लगा है। इस मामले को लेकर मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रेस वार्ता की और तमाम जानकारी साझा की। अभी परसों नई एसआईटी गठित हुई है, जिसके चेयरमैनशिप एसएस प्रसाद जी की चेयरमैनशिप रिटायर्ड आईएएस हैं, उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित हुई है। और पहले हमने जिला लेवल पर टीम गठित हुई थी, पहले एनजीटी के तहत एक टीम गठित हुई थी, पर सारी टीमों की एक टीम गठित करी है, जिसमें वहाँ के फॉरेस्ट के अधिकारी भी हैं, एनजीटी का भी अधिकारी है, वहाँ का एसपी भी है, एडीसी भी है। इस तरह से 9 लोगों की टीम गठित हुई है और जल्दी से जल्दी जो भी उसकी इंक्वायरी करेंगे और जल्दी से जल्दी उसकी रिपोर्ट देंगे। सर, क्या वजह रही कि एक बार फिर से एसआईटी गठित करनी पड़ी? पुरानी एसआईटी कॉम्पिटेंट थी, नहीं थी, क्या वजह थी? नहीं, जब बड़ी टीम गठित होती है, छोटी जिले की टीम, जो स्टेट की टीम गठित होती है, जिले की जो टीम गठित होती है उसका कोई महत्व नहीं रह पाता। जब स्टेट ने टीम गठित करी है और एनजीटी के तहत टीम गठित हुई है, फिर तो महत्व नीचे की टीम, एक टीम में रहना ठीक नहीं है। उसी टीम में उसी साथियों को मर्ज कर दी। नहीं, वो लोग जो जहाँ की नागल चौधरी को लोग चोरी कर रहे थे रात को, और चोरी करके प्लास्टिक के पत्थर लेके जा रहे थे, और क्या है कि चोरी के साथ जो हादसा हुआ है, जो जानकारी मिली है, तो समय समय पर ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, मुकदमे भी दर्ज कराते हैं, उनके ट्रैक्टर जेसीबी को इंपोर्ट भी करते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई शासन प्रशासन करता रहता है। और कल ये राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पे है, इधर होता राजस्थान भाग जाते हैं, राजस्थान होता हरियाणा में आ जाते हैं। ये बॉर्डर का हिस्सा है, पर इनकी भी क्या है कि समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। सर, इस पूरे हादसे के दौरान जो है बहुत बड़ी चूक जो है पुलिस की देखने को मिली कि मौके पर पुलिस नहीं पहुंची, और साथ ही साथ मेडिकल ऑफिसर्स भी वहां पे मौके पर नहीं पहुंचे। इतना बड़ा हादसा हुआ, सारा का सारा मीडिया वहां पे पहुंच चुका था, लेकिन पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारी वहां पे मौजूद नहीं। पुलिस को जानकारी नहीं लग पाई होगी। पुलिस को शायद 112 नंबर डायल करने पर कोई कमी रहेगी होगी, शायद पुलिस वाले कहीं कोविड का मामला है, बॉर्डर पे है, इधर उधर होंगे, समय देरी लग सकती है। जब पुलिस की हरियाणा में, तो पुलिस का अपना भरोसा विश्वास है। अगर विश्वास के साथ हरियाणा की पुलिस 2 घंटे लेट आए, ये तो अचूक है। हम जो भी इसमें पहले से देखेंगे, जो ब्लास्ट हुआ है, वो ब्लास्ट जो हुआ है वो कहाँ से, उसका जो विस्फोटक है वो कहाँ से आया है। एक हम ये भी जानकारी लेंगे उससे थाना कितनी दूर है, उसके बाद थाने तक विस्फोटक अगर विस्फोट करते तो आवाज आती नहीं आती, ये भी जानकारी लेंगे। और ये भी जानकारी लेंगे उससे गांव में जो आसपास के जो लोग हैं, यहाँ से कब तक लोग कब से काम कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट करेंगे। जो भी दोषी हैं, जो भी अधिकारी हैं, जो और लोग हैं जो इसमें इस तरह के अवैध खनन करते हैं, चोरी छिपे करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करते रहे हैं।
और करते रहेंगे। और पूर्व की सरकारों में जो खनन के जो अवैध जो काम होता था, उनके चहेते उनके विधायक जो काम करते थे, वो नहीं है। अब तो कोई करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचनात्मक विकास निगम ने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई उद्योग नीति तैयार की है। इस उद्योग नीति से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा कि नई उद्योग नीति प्रदेश के उद्योगपतियों के लिए कारगर होगी और उन्हें इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इसके लिए निगम की ओर से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर जिले में कृषि और खाद्य उत्पादों पर क्लस्टर विकसित करने का कार्य कर रही है। इन क्लस्टर में उत्पादों के लिए बिक्री केंद्र बनाए जाएंगे। इनसे किसानों और युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। यमुनानगर के आदि बद्री में 21 जनवरी को हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों के होने वाले कार्यक्रम अब आदि बद्री के बजाय पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में होंगे। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री के अलावा दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने बताया कि मौसम में खराबी की वजह से कार्यक्रम का स्थान बदलकर पंचकुला रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से हरियाणा के लिए सौगात दी जा रही है। ये हर्ष का विषय है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट दोनों प्रदेशों के बीच साइन होने जा रहा है। जी देखिए, जो कल 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा मनोहर लाल जी और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बीच में जो MOU आदि बद्री में 21 तारीख को रखा था, वो अब मौसम की वजह से, क्योंकि अनइवन मौसम चल रहा है, उसकी वजह से हमने वो पंचकुला में शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये कार्यक्रम पंचकुला लोक निर्माण विभाग यहाँ जो रेस्ट हाउस है उसमें किया जाएगा और सभी डिग्निटरीज को आज हम यहीं इसी जगह का ही हम एड्रेस दे रहे हैं ताकि यहीं पर हम सभी पहुंच पाएं। और बहुत अच्छा विषय हमारे लिए है कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल इसमें होंगे और दोनों प्रदेशों के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पूरा जो प्रशासन है इसमें शामिल होगा, ताकि इस MOU को एक तरह से हमारे लिए, हरियाणा सरकार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात दे रहे हैं। इस सौगात को बहुत अच्छे एक त्योहार के रूप में मना सकें। घरोंडा में विकास और परियोजनाओं की अपडेट लेने के लिए उपमंडल अधिकारी अभय सिंह जांगड़ा ने शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा किया, जिसमें SDM ने तकिया मार्केट में पानी की निकासी की समस्या, तालाबों के जीर्णोद्वार करने, पिकनिक स्पॉट बनाने, जोहड़ों पर अवैध कब्जों को छुड़वाने और STP के पानी के स्टोर करने सहित अन्य महत्वपूर्ण प्लानिंग पर बात की। तो साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अभी जो मेरे को ज्वाइन किए हुए हफ्ता 10 दिन ही हुआ है, तो मैं यहाँ शहर के अंदर विजिट करने आया हूँ कि सीवरेज का क्या सोल्यूशन है, यहाँ सीवरेज की कंडीशन क्या है। तो STP प्लांट है, इसको विजिट करने आया हूँ, देखने आया हूँ कि इसमें क्या कंडीशन है, हम इस पानी को कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, या जो यहाँ लैंड है इनकी, जो इसका क्या यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सर में कई प्रपोजल हैं जो सरकार द्वारा शुरू की गई है, लेकिन विडम्बना ये है कि भी वो सिरे नहीं चढ़ रही। नहीं, अभी जो भी प्रपोजल हैं वो कॉलोनियों की 21 कॉलोनियाँ अप्रूव हुई थी, 13 कॉलोनियाँ आज इसी प्रकार से सुविधाएं नहीं मिल पाई। सरकार के आदेश है कि सुविधा दी जाए। नहीं, अभी मैंने पता किया था 21 कॉलोनियाँ अप्रूव हुई थी, 10 कॉलोनियों का काम जो है वो ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। बची हुई कॉलोनियों का काम अभी नियर फ्यूचर में कंप्लीट कर दिया जाएगा। वहाँ बेसिक कम्युनिटीज जो हैं वो सभी की सभी पहुँचा दी जाएंगी। शहर में सीवरेज को लेकर और पानी की समस्या एक बड़ी समस्या है, इसमें पब्लिक को हर बार बारिश में सफ़र करना पड़ता है। अब मैं अभी मेन मार्केट में गया था तकिया बाजार में, वहाँ मेरे को पता चला कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम अभी उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। इसके अलावा आज STP का दौरा किया है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट सरकार ने बना दिया, लेकिन विडम्बना ये है कि पानी की निकासी का है, जो पानी साफ हो जाता है वो दोबारा फिर नालों में चला जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक भी ज़्यादा दिक्कत रहती है। नहीं, अभी हम इसका ना एक प्रपोजल बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि इस वाटर को। ओवरलोड मामले में पकड़े गए कैथल के SDM अमरेंद्र सिंह के बाद रादौर क्षेत्र में लंबे समय से हो रहे अवैध खनन को लेकर हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट वरयाम ने एक बार फिर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।
वरयाम सिंह ने बताया कि ओवरलोड, अवैध खनन और रेकी करने वाले ग्रुप के बारे में उन्होंने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, क्योंकि इनके कारण राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्य अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं। अधिकारी इस मामले में कार्रवाई करने से बचते हैं, जिसको लेकर उनकी टीम सारे प्रमाण जुटा रही है। सारा डेटा जुटाकर हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा और न्यायालय में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। देखिएगा, जो आपका हमारा जो एरिया है रादौर, यमुनानगर और जठलाना एरिया है, यहाँ दिन रात ओवरलोड चल रहे हैं। राष्ट्र संपत्ति सड़कों को दिन रात क्षति पहुंचा रहे हैं। मैंने इस विषय में 2019 में एक शिकायत माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को दी थी कि इस ओवरलोड और अवैध खनन के भ्रष्टाचार के प्रकरण की अगर सीबीआई जांच कराई जाए तो एक एसडीएम नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ खनन हो रही है वहाँ से कई बड़े चेहरे और कई बड़े अधिकारी उसमें इन्वॉल्व मिलेंगे। देखिएगा, निम्न स्तर के अधिकारी जानबूझ करके हरियाणा सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं और ये जो सरकार की तो छवि को धूमिल कर ही रहे हैं, वहीं ये राष्ट्र संपत्ति सड़कों को और राष्ट्र खनिज का नुकसान कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र को खतरे में झोंक रहे हैं। दिन रात धड़ल्ले से ओवरलोड चलते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। और निम्न स्तर के जो अधिकारी हैं जो जांच के लिए आते हैं, उनकी प्रतिवाहन उनकी जो फीस है वो निर्धारित है। और मैं इसके पुख्ता प्रमाण दे सकता हूं कि ये लोग मिली भगत होकर के दिन रात ओवरलोड वाहनों को गुजारते हैं। और देखिएगा, नाम मात्र के तौर पर जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को या माननीय अनिल विज जी को या अन्य किसी बड़े नेता को मिलते हैं तो उसके बाद औपचारिकता के तौर पर 1-2 वाहन पर कार्रवाई की जाती है। सैकड़ों वाहन जाते हैं, 2 पे कार्रवाई करते हैं। मैं पूछता हूं, जो अन्य वाहन गए वो किस किस शे पर गए हैं? अगर इसकी बड़ी जाँच हो जाए, अगर कोई बड़ी सीबीआई जांच इस क्षेत्र की कराई जाए ओवरलोड के ऊपर, तो मैं कहता हूं हरियाणा का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार किए, एक कड़ा प्रहार भ्रष्टाचार पर करें। हरियाणा के अंदर से ओवरलोड का नामो निशान मिट जाएगा। देखिएगा, जहां कार्रवाई की बात की जाती है, रैकी ग्रुप बने हुए हैं। बार बार हमारे द्वारा रैकी ग्रुपों को व्हाट्सएप के माध्यम से आला कमान अधिकारियों को भेजा जाता है। किसी रैकी ग्रुप पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने अपने नाम से बाय नाम मैंने मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज होने उपरांत भी कोई गहन जांच नहीं हुई। एसआईटी बनी, एसआईटी मात्र औपचारिकता में बनी। और देखिएगा, खनन माफिया इतने हावी हैं कि आप एक व्हाट्सएप पे फोटो डालिएगा, मैं चैलेंज से कह सकता हूं 5 मिनट के अंदर फोटो घूम के आपके पास आ जाएगी कि आप फोटो क्यों डाल रहे हो, आपका नंबर जाता है। जबकि उन ग्रुपों में बड़े प्रतिष्ठित और सम्मानित आदमी और अधिकारी आदमी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार के खेल में कौन इन्वॉल्व है कि हम अपनी आवाज़ अगर हरियाणा सरकार तक पहुंचाते हैं ग्रुपों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो विद मोबाइल नंबर उन माफिया के तक जाती है और माफिया से फोन आता है कि तुम ये क्यों शेयर करते हो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, इन अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? और अधिकारियों पर कार्रवाई कर दे, भ्रष्टाचार का खेल का हरियाणा से नामो निशान। चरखी दादरी में गणतंत्र दिवस कोविड नियमों की पालना करते हुए मनाया जाएगा। चरखी दादरी जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, जिससे बचने के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का ध्यान रखना जरूरी है। इसी के मद्देनजर विशेष तैयारियां की जा रही है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में सीमित लोगों को शामिल किया जाएगा। वहीं डीसी प्रदीप गोदारा ने सभी लोगों से अपील की कि वो कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। पर अभी फिलहाल सभी प्रोग्राम पूरी धूमधाम से बनाएंगे, केवल पीटी शो नहीं रखा जाएगा आपकी बात जी। और स्टेट मंत्री हमारे ओम प्रकाश यादव जी हैं, वो मुख्य अतिथि होंगे इस बार, और सब कुछ धूमधाम से बनाएंगे आप। और गेस्ट की संख्या आपके थोड़ा कम रखेंगे। सोशल डिस्टेंस गाइडलाइंस नहीं है, जैसे भी हमें ऊपर से डायरेक्शंस मिलेंगे हम कन्वे कर देंगे। बात है कि चरखी दादरी में कोरोना बिल्कुल कंट्रोल है। हमारा स्वास्थ्य विभाग चरखी दादरी का बहुत अच्छा काम कर रहा है और सभी के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव विभागों। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने तोशाम में लोगों को 1800 मास्क वितरित किए और मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस अवसर पर सेवादार अशोक कुमार ने बताया कि लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए तो आगे आना ही चाहिए, तो साथ ही दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वो है मास्क लगाना और लगवाना। हम पब्लिक को जो है जागरूक कर रहे हैं कि वो मास्क भी लगवाएं और जिसने वैक्सीन दोनों डोज नहीं लगवाए हैं वो अपने दोनों डोज जो है लगवाएं, ताकि हम कोरोना से बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। तो आज आप यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो आए हैं? हम यहाँ जो है 20-22 आदमी जो है सेवादार जो है यहाँ आए हुए हैं डेरा सच्चा सौदा के ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स वीक के, और उनका यही कार्य है आज जो है सबको प्रेरित करना, मास्क वितरित करना। जिसने मास्क नहीं लगाया उनको मास्क जो है देना और लगवाना है। तो आप यहाँ पर आज कोरोना महामारी के लिए लोगों को जागरूक करने आए। फतेहाबाद में पिछले कुछ समय से जिला प्रशासन शहर में बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में जुटा है और इसी के तहत आज नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए शहर के बाजारों में अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान काफी दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ था, जिसे टीम ने जब्त कर लिया। सामान जब्त करने पर दुकानदारों की टीम के साथ बहसबाजी हो गई। प्रशासनिक टीम ने साफ हिदायत दी कि अब दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त किया जाएगा, इसीलिए दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान ना रखें। आज हम ट्रैफिक पुलिस और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है सड़क पे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये कितने दिन तक चलेगा सर? ये लगातार चलता रहेगा। बाजार की व्यवस्था बनानी है हमने। आप देख रहे हैं 3-4 दिन से बिल्कुल सुचारू रूप से व्हीकल चल रहे हैं। ये बढ़िया व्यवस्था बनाएंगे हम व्यापारियों के और आम नागरिक के सहयोग से। तो सर आज ये सामान जब्त करे हैं या? दो लोग बार बार कहने के बावजूद नहीं मान रहे थे, उनका कुछ सामान जब्त भी किया है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है एहतराम, सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक फतेहाबाद। चरखी दादरी जिले के गांव पालड़ी में विजयपाल नाम के व्यक्ति के 1,66,000 रुपए गांव में ही गली में गिर गए थे, जिसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई। गांव की 14 वर्षीय लड़की खुशी को गली में पैसे मिले, जिसके बारे में उसने मां कौशल्या देवी को बताया, जिसके बाद ईमानदारी का परिचय देते हुए वो पैसे विजयपाल को लौटाए गए। पैसे लौटाने पर गांव और आसपास में सभी लोग लड़की और उसकी मां की तारीफ कर रहे हैं। लड़की खुशी ने बताया कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है। ईमानदारी पर चलते हुए हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, ऐसे सीधे ईमानदारी की राह पे चले। मेरी बच्ची दूध ले आने गई थी, तब इसके पैसे मिले। आज इसने मेरे पास वापस कर दिए, मम्मी मेरे पैसे मिले। बेटा हम जिसके उससे पता चल कर जब हमको बता दे दी, फिर मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे उसके बच्चे पैसे गिरे। तो मैंने फ़ोन किया, हमारे वो चाचा है, फिर उसके पास मैंने फ़ोन किया कि चाचा ऐसे ऐसे पैसे मेरी बच्ची को मिले हैं, आप वो पैसे लेके जाओ, मेरे पास रखिए। मैंने वो पैसे दिए। मैं तो यही कहूँगी भगवान सबके बच्चे ऐसे बच्चे सबको दे रहे, माँ बाप ऐसे सिर्फ अपने बच्चे जो सबको दो जो ईमानदारी की राह पे चले। तो मैंने खुशी है ऐसे बच्चे सबको दे जो ईमानदार की राह पे चले, जो बच्चे खुशी हो। और इस लड़की ने मेरे गांव का, मेरे परिवार का और इस मेरे जाति का जो मान सम्मान किया है, ऐसे ही आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह की मिसाल कायम रखें। और इन्होंने बगैर किसी किंतु परंतु के, जैसे ही पता चला अभी फला आदमी के विजय सनोप श्री लाला राम के पैसे गुम हो गए, इन्होंने अनाउंसमेंट करवाया अभी मेरे 1,66,000 रुपये गुम हो गए हैं, किसी भाई को यदि मिले हूँ तो मेरे कृपया वापस लौटाएं। तुरंत बगैर किसी की पूछताछ के इन्होंने तुरंत ऐसा जवाब दिया कि जी पैसे हमें मिले हैं और पैसे हमारे पास हैं। हम 5-6 यहाँ के आकर के आदमी जैसे अलग अलग नामों से हैं वो आए, इन्होंने ज्यों के त्यों जो पैसे मिले थे वो हमें वापस कर दिए 1,66,000 रुपये। इसकी माता श्री ने, मैं तो ये कहूँगा अब भगवान ऐसी माँ सभी को दे। माँ एक पिक्चर होती है परिवार की, माँ एक संस्कारी सिस्टम होता है, उसी के तहत उसने वो 1,66,000 रुपये हमें लौटा दिए। तो मैं लड़की को और इसकी माँ को अपनी तरफ से
गांव की तरफ से, समाज की तरफ से, पंचायत की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं और शुक्रगुजार करता हूं। भगवान इनकी लंबी आयु करे और भगवान इनको सुख शांति। लड़की को, लड़की की माता श्री को, पूरा गांव 26 तारीख को वहीं झज्जर के गांव खाचरोली के 2 किसान फसल पंजीकरण को लेकर पिछले कई महीनों से सरकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी फसलों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है और सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। हालांकि फसल पंजीकरण में आई दिक्कतों को लेकर किसान प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। यहां तक कि सीएम विंडो पर भी शिकायत करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी है। उन्होंने चिंता जाहिर की कि बिना रजिस्ट्रेशन वो अपनी फसल को बेचने के लिए कहां जाएं। बता दें कि फसल पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। साहब को भी जी और डीआईओ अमित बंसल के पास भी, डीआरओ के पास भी जी, कृषि विभाग के पास जी, मातेल ब्लॉक के अंदर भी जा चुके जी, वहाँ कोई समाधान नहीं जी। बीडीओ साहब से मिल चुके हैं, तहसीलदार अशोक कुमार, तहसीलदार मातेल से मिल चुके, पर कोई ये सुनवाई करने वाला नहीं। एक दूसरे टरकाते ये हमारे, और हम इसका ये समाधान करने जा रहे हैं। जो भी आपने जो देखा, हमारे पास ये खाचरोली गाँव की समस्या नॉलेज में आई थी। इसी के मद्देनजर रखते हुए मैं चंडीगढ़ गया हूँ और हमने वहाँ पता कराया कि पटवारी द्वारा ये जो पंचायत लैंड है इस पर फ्लैगिंग की गई है, वो है आई, जो इंडिविजुअल के लिए करते हैं। इसकी आई की जगह पी होना चाहिए पंचायत लैंड की। अगर इसकी फ्लैगिंग पी हो जाए तो फिर पंचायत सेक्रेटरी के पास इसका OTP आ जाएगा और वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। हमने इसके बारे में DIO साहब को भी क्लियर कर दिया। वो कह रहे थे अब कोरोना के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग को लेकर फतेहाबाद के रतिया में हरियाणा छात्र यूनियन ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग की कि बंद पड़े शिक्षण कोचिंग सेंटर्स खोले जाएं। छात्र छात्राओं ने कहा कि पिछले 2 सालों में उनकी पढ़ाई बुरी तरह से बाधित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब बाजार, ट्रांसपोर्ट, रेल चल रही है, चुनाव हो रहे हैं और चुनावी सभाएं की जा रही है, तो ऐसे में केवल शिक्षण संस्थानों को बंद करना गलत है। उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में बच्चे शिक्षा से इतने दूर हुए हैं और अभी संभले भी नहीं थे कि एक बार फिर से स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए। आज जो रतिया के अंदर नारेबाजी की गई है, जो सरकार, हरियाणा सरकार ने जो 26 तारीख तक हरियाणा के अंदर शिक्षा संस्थान बंद करने का फैसला किया है कोरोना के नाम के ऊपर। जो सरकार इतनी घटिया और निकम्मी है, जो सिर्फ लोगों को एजुकेशन नहीं दे सकती। सरकार को अगर जो समस्या है, बीमारी है, तो इसके अंदर सरकार को कोई समाधान ढूंढना चाहिए कि कैसे स्टूडेंटों को स्कूलों, कॉलेजों के अंदर क्लासें लगाकर कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे उनको एजुकेशन जो दी जा सकती है। जो ऑनलाइन के नाम के ऊपर ये बिल्कुल ही फंड सरकार जो कर रही है, स्टूडेंटों को अनपढ़ रखने का जो सारा ढोंग है जो सरकार जो कर रही है। और जो राजनेता हैं वो अपनी रैलियां कर रहे हैं, अपनी वोटों के लिए जुगाड़ कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। और पिछले दिन ही रतिया के फतेहाबाद जिला के अंदर टोहाना के अंदर जो कैबिनेट मंत्री बने देवेंद्र बबली, उन्होंने बड़े बिना मास्क लगाए बड़ी बड़ी रैलियां की। और जब स्टूडेंटों की बात आती है तो सरकार अपना डंडा उनके ऊपर जो चलाने का काम करती है, जिसके खिलाफ स्टूडेंट सड़कों पर उतरेंगे। सरकार ने 26 तारीख की तिथि निर्धारित की है, आगे अगर तिथि बढ़ा दी जाती है तो क्या रणनीति रहेगी? अगर सरकार ने 26 तारीख के बाद आगे लॉकडाउन की तिथि स्कूल, कॉलेज, संस्थान बंद करने के लिए फैसला किया तो हम हरियाणा सदर के ऊपर ये विरोध प्रदर्शन है जो करेंगे। मामला यही है कि जो हरियाणा सरकार ने 26 तारीख तक अल्टीमेट दिया भी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, उसको लेकर आज हमने रतिया के अंदर प्रदर्शन किया। जो हमारी मांग है, शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर जो भी है उनको खोले जाए और जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए। क्योंकि एक तरफ तो हरियाणा सरकार कह रही कि हमने पूरे हरियाणा के अंदर वैक्सीन लगा दी, और दूसरी तरफ हमारे ये सोरा भी कोल जो स्कूल, यूनिवर्सिटी बंद कर शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास कर रहे हैं।
हरियाणा स्टूडेंट यूनियन जब पूरे प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि जो शिक्षण संस्थान है हमारी मूलभूत मांग है जो उनको शिक्षण संस्थान शुरू करने चाहिए। 26 तारीख तक सरकार ने स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। अगर उससे आगे बढ़ा दी जाती थी तो क्या, अगर सरकार अगर उसके बाद जो हमारी मांग न पूरी की गई तो पूरे हरियाणा के अंदर आज वैसे तो 20 तारीख को हिसार के अंदर क्रांतिवन पार्क के अंदर बहुत विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके ही साथ हमने आज रतिया में रखा है। अगर 26 तारीख के बाद हमारी जो मांग पूरी नहीं की जाती, कोचिंग सेंटर शिक्षण संस्थान शुरू नहीं किए जाते, तो उसके बाद हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, गाँव से लेकर शहरों तक ये प्रदर्शन करेंगे। ठेके ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, सरकारी ऑफिस हो, और इनके खुद के नेता जो बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं गांव-गांव में जाकर, और शराब के ठेके शुरू किए हुए हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे शुरू हो रहे हैं। क्या शिक्षण संस्थानों के अंदर ही कोरोना आ रहा है? ये सवाल हरियाणा सरकार से है। अगर आप शिक्षण संस्थान शुरू करना चाहते हो तो कुछ गाइडलाइन लगा दो, 2 शिफ्टों के अंदर कोर्स शुरू कर दो, और नियम बना दो जो नियम को फॉलो कर कोचिंग सेंटर जैसे संस्थान शुरू किए जा सके। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए ANP न्यूज़।